नमस्कार। संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो मैं 10+1 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। और 10+1 में हमने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें कि हम आदि मानव के बारे में बात कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है ये उसी से संबंधित है कि जो आदि मानव थे वो अपना भोजन किन तरीक़ों से प्राप्त करते थे। आज की वीडियो में हम उनके भोजन और निवास स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम भोजन प्राप्त करने के तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आदि मानव मतलब पूरा मानव नहीं बना था, जिस तरह से आज हम आप सब हैं, तो वो पहले किस तरह से अपना भोजन जुटाते थे। तो उनके भोजन के जुटाने के तरीके में जो सबसे पहला तरीका था वो था संग्रहण। तो जो संग्रहण है, इसका जो अर्थ पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए। संग्रहण का अर्थ होता है जुटाना। तो किस तरह से जुटाना, तो जैसे यहाँ पर हमें मालूम है कि जो आदिकालिक जो मानव था, शुरुआत में वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। ना तो उसको अभी कृषि का कोई ज्ञान था और ना ही कोई वो पशुपालन का कार्य करते थे। तो उनका जो भोजन था वो सिर्फ जुटाते थे। किससे जुटाते थे? जो प्रकृति द्वारा अपने आप कोई भी जो चीज़ है वो तैयार हो, उसको वो अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते थे। जैसे कि बीज, गुठलियाँ, फल, कंदमूल, इन सबको वो इकट्ठा करते थे। और इसका संग्रहण के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। जो इसका कारण ये था कि उस समय जो हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं उसकी संख्या काफ़ी प्राप्त हुई है, जबकि पौधों के जो जीवाश्म हैं ये बहुत कम प्राप्त हुए हैं। तो संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का जो मुख्य कार्य था उस समय, ये स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा किया जाता था। और जो पुरुष होता था वो शिकार के लिए बाहर जाते थे। अब इसके बाद दूसरा जो तरीका था, पहला जैसे वो जो भी उनको प्रकृति में खाने पीने की जो भी चीज़ें मिलती थी उसको लाते थे और उसको खाते थे। अब दूसरा जो तरीका रहा आदि मानव का जो भोजन का, वो रहा अपमार्जन। डियर स्टूडेंट, आपको अपमार्जन का भी यहाँ पर मालूम पता होना चाहिए। अपमार्जन होता है किसी भी जो त्यागी हुई वस्तु उसकी सफाई करना। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, रसदखोरी। तो रसदखोरी से अभिप्राय होता है भोजन की तलाश करना। तो आदिकालिक मानव क्या करते थे कि जो जानवर अपने आप मर जाते थे या फिर किसी हिंसक जानवर द्वारा मारे जाते थे, उनकी लाशों में से मांस, मज्जा, ये सारा प्राप्त करते थे। और इसके अतिरिक्त वो छोटे छोटे पक्षियों, उनके अंडों, सरीसृपों, चूहों और अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। तो ये तो था उनका दूसरा तरीका भोजन प्राप्त करने का। अब इसके बाद जो उनका तीसरा तरीका था वो था शिकार। जी हाँ, जब आदि मानव ने थोड़े बहुत औजार बना लिए थे तो उसके बाद उनका भोजन प्राप्त करने का जो एक तरीका वो शिकार भी रहा है। शिकार द्वारा भी वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो शिकार उस समय विशेष तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता था। वे शिकार का पीछा करते हुए अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर निकल जाते थे और वे छोटे मोटे पशुओं का शिकार स्वयं कर लेते थे। वे बड़े पशुओं का शिकार सम्मिलित रूप में करते थे। इसका ये भी कारण था कि जो बड़े पशु हैं उनको अकेले जो घेरना या मारना वो बहुत मुश्किल हो जाता था। वे जंगली घोड़ों, जंगली भैंसों, जिन्हें कि बाइसन कहा जाता था, गेंडों, रीछों और जो विशालकाय जानवर होते थे वो जिनको कि मैमथ कहा जाता था, उनका शिकार करते थे। तो शिकार के लिए उनके पास जो प्रमुख शस्त्र होते थे वो औजार होते थे, भाले वगैरह और पत्थरों के बहुत सारे जो औजार होते थे उसका प्रयोग करते थे। और बाद में आदि मानव ने फिर शिकार के लिए कुत्तों का सहयोग लेना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आदि मानव जो थे उन्होंने जिन जानवरों का उनको शिकार करना होता था, सबसे पहले तो उनको वो घेरे में ले लेते थे। जब कोई विशालकाय पशु
बीमार अथवा घायल अवस्था में होता था तो उसे वो पानी अथवा बर्फ़ में फंसाकर सुगमता से मार डालते थे। तो वो यदि कोई जानवर जो है उसका शिकार उन्होंने बड़ा जो जानवर था उसका शिकार कर लिया तो उसके बाद वो उसको गुफा में लाकर खाया करते थे। दूसरी ओर यदि वो जानवर विशालकाय हो तो उसकी धड़ को वो वहीं खा लेते थे, जबकि जो उसका शेष भाग काट कर गुफा में लाया जाता था। और इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि जो मृत पशुओं के जो लघु अंगों की जो हड्डियां गुफाओं में मिली है, जबकि उनकी रीढ़ की हड्डियां और पसलियां कम मिली है। तो आदिकालिक जो मानव थे वो मारे गए पशुओं की खाल को साफ करके धूप में सुखा लेते थे और बाद में उसके पहनने और बिछाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब इनका जो भोजन प्राप्त करने का एक और तरीका था मछली पकड़ना। जी हाँ, वो नदियों और तालाबों से हाथ द्वारा भी मछली पकड़ लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वो छोटी मछली को पकड़ने के लिए कांटे तथा बड़ी मछली पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग भी करते थे। ये तो थे उनके आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब इसके बाद बात करते हैं उनके निवास स्थान के, कि जो आदि मानव था, अब आप सबको मालूम है कि जो बंदर है वो कहाँ रहते हैं, पेड़ों में रहते या गुफाओं में रहते। तो इसी तरह से जो आदिकालिक मानव था, जब वो पूरा आधुनिक मानव जैसा नहीं बना था तो उनके भी निवास स्थान इसी प्रकार के थे। जैसे कि सबसे पहले आदि कालिक जो मानव था वो कहाँ निवास करता था, तो इसके बारे में भी कोई मतलब विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो आदिकालिक मानव हैं पहले पेड़ों पर रहा करते होंगे, क्योंकि उस समय वो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही बिताते थे और पेड़ों पर जो समय ज़्यादा वो बिताते थे, इसके पीछे एक ये भी कारण था क्योंकि उनको पेड़ों पर अपना भोजन बड़ी आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर उसे फल, कंदमूल, पक्षी एवं उसके जो अंडे वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते थे और उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती थी। उस समय पर पेड़ों पर ही बंदर, लंगूर और तेंदुए आदि भी निवास करते थे। तो इन जानवरों से अपनी सुरक्षा करना आदि मानव के लिए एक भारी समस्या थी। इसके अतिरिक्त जब कभी भयंकर तूफान और भयंकर शीत से बचाव की भी एक समस्या थी। तो इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने अब अपना जो निवास स्थान वो गुफाएं बनाई। तो जो गुफाओं के जो साक्ष्य हमें ये 4 लाख वर्ष पूर्व के प्राप्त हुए हैं। ये माना जाता है कि आदिकालिक मानव ने अब पेड़ों की अपेक्षा गुफाओं में रहना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि जब भयंकर जो बड़े बड़े जो जानवर होते थे तो उनको अपनी सुरक्षा वहाँ पर गुफाओं में वो उनसे सुरक्षित रह सकते थे। दूसरा, गुफाओं में रहने के कारण उन्हें भयंकर तूफानों के समय या शीत के समय किसी कठिनाइयों का जो सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा जो कारण रहा गुफाओं में रहने के लिए कि गुफाओं की दीवारों में पानी रिसता रहता था, अतः उन्हें पानी पीने के लिए किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता था। और हमें आदि मानव के गुफाओं में निवास करने के जो साक्ष्य प्राप्त वो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुए? दक्षिण में एक गुफा है, लेजरेट गुफा। तो इस गुफा का आकार 12 × 4 मीटर है और इस गुफा के अंदर से हमें 2 चूल्हे मतलब जिस पर खाना बनाया जाता है, अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मछली जैसे ट्राउट, पर्च और कार्प आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि गुफाओं में भी उनको समस्या आने लगी, तो उसके बाद उन्होंने झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ये माना जाता है कि आदि मानव ने 1.25 लाख वर्ष पूर्व झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था और ये आदि मानव की प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और उसने अब कृषि कार्य भी शुरू कर दिया था, क्योंकि झोपड़ी को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं शिफ्ट किया जाता, तो इसीलिए जहाँ पर उन्होंने झोपड़ी बनाई वहाँ पर इन्होंने कृषि का कार्य भी शुरू कर दिया।
और इसीलिए अब वो उन्होंने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया और उसने झोपड़ी का निर्माण जो शुरू किया। सबसे पहले इसके जो साक्ष्य वो दक्षिण फ्रांस में स्थित टेरा आमटा नामक वहाँ पर एक झोपड़ी मिली है। तो ये माना जाता है कि जो ये झोपड़ी जो उस समय की मिली है ये घास फूस से बनाई गई थी और इसकी छत लकड़ी की थी और इस झोपड़ी के किनारों के को जो सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था और फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे गए थे वो उन स्थानों को दर्शाते हैं जहाँ पर बैठकर ये पत्थर के औजार बनाते थे और यहाँ से हमें चूल्हे को दर्शाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। अब इसके बाद जो अग्नि वो भी उनके एक तरह से निवास स्थान के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि कई बार अगर वो किसी घने जंगल में फंस जाते थे तो वहाँ पर आग आदि जलाकर जो जंगल में जो हिंसक पशु होते थे वो उनको डरा सकते थे और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते थे। तो अग्नि के आविष्कार के कारण आदि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और इसका आविष्कार कब हुआ इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसके साक्ष्य जो है हमें केन्या में चेसोवाजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट क्रॉस से प्राप्त हुए और यहाँ से जो पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए और ये 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं और इन वस्तुओं को किस प्रकार आग लगी इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जब आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार किया तो उससे उसको बहुत सारे फायदे प्राप्त हुए, जैसे कि आग से वो जंगली जानवरों को डरा सकते थे और दूसरा आग से गुफाओं में वो रोशनी और मतलब का प्रावधान कर सकते थे और इस कारण उसे जंगली जानवरों से भी सुरक्षा प्राप्त हुई और अग्नि की सहायता से ही वो अपने आप को जो उस समय भयंकर शीत होती थी उससे भी वो बचाव कर सकते थे। तीसरा कि गुफाओं के अंदर जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ पर वो प्रकाश करते थे। चौथा, अग्नि की सहायता से ही वो भोजन को पका सकते थे और ये कच्चे भोजन की अपेक्षा अधिक स्वाद होता था। और चूल्हों के जो प्रयोग के बारे में हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो 125 लाख वर्ष पूर्व का मिला है। और पांचवा, अग्नि की सहायता से अब उनके जो औजार थे वो भी काफ़ी मजबूत बनाए जाने लगे। अब इसके बाद औजारों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि जो आदि मानव के औजार थे वो किस चीज़ के बने हुए होते थे और कौन कौन से प्रमुख औजार थे। तो जो आदि मानव ने जो अपने औजार निर्मित किए ये पत्थर के बने होते थे और संभवतः इसमें लकड़ी के औजार भी वो बनाते थे, किंतु लकड़ी के जो औजार थे ये समय के साथ नष्ट हो जाते थे और जो पत्थर के जो औजार थे उस समय के ये इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रमुख 3 थे, जैसे हस्त कुठार जिसको कि मतलब हाथ में पकड़ा जाता है और दूसरा उनके पास जो हस्त कुठार के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो ओल्डुबई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं और दूसरे गंडा से और तीसरे जो उनके औजार थे वो थे शल्क जो कि बहुत अधिक पैने होते थे और ये औजार अधिक उपयोगी तथा दूर तक प्रहार करने में सक्षम होते थे। तो डियर स्टूडेंट ये तो इनके औजार थे और इसके साथ साथ ये माना जाता है कि उन्होंने बाद में जो अपने औजार थे जैसे तीर कमान और साथ में इन्होंने सिलाई वाली सुई का भी आविष्कार कर दिया था और समय के साथ साथ अब वो सिले हुए वस्त्र भी पहनने लगे और अब इन्होंने हड्डी के और हाथी दांत के औजार बनाने भी शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त अब वो छेनी जैसे छोटे छोटे औजार भी बनाए जाते थे जिसकी सहायता से वो हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी पर नक्काशी की जाने लगी। तो ये तो था आज का टॉपिक। इसको इस वीडियो में आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, इसको आप बहुत केयरफुली पढ़ें। धन्यवाद।